नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ फिर से इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल नीचे का क्या अर्थ है। जो इकोलॉजिकल नीच होता है उसका वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है पारित तंत्र में जीव की भूमिका और स्थान। ये पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव है उसकी क्या भूमिका है और उसका क्या स्थान है। वह केवल यह नहीं दर्शाता कि वो जीव कहाँ रहता है, बल्कि उस जीव की जीवन शैली और कार्यप्रणाली का पूरा विवरण है। वह दर्शाता है कि जीव अपने पर्यावरण में क्या काम करता है, जैसे वह क्या खाता है, किन जीवों का शिकार करता है और किन पोषक तत्वों को चक्रित करता है। यह उन सभी भौतिक और जैविक कारकों जैसे तापमान हो गया, नमी हो गई, भोजन हो गया को सीमाओं को बताता है जिसमें जीव जीवित रह सकता है और प्रजनन कर सकता है। अलग अलग जीवों का निश अलग होने के कारण वे एक ही संसाधन जैसे भोजन या जगह के लिए आपस में नहीं लड़ती। एक ही आवास में कई जीव रह सकते हैं यदि उनके निश अलग अलग हों। जैसे मान लीजिए एक ही पेड़ पर रहने वाले विभिन्न पक्षी अलग अलग प्रकार के कीड़े खाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो वो एक ही पेड़ पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्गल ब्लूम का मुख्यकरण क्या होता है। क्या है एल्गल ब्लूम का मुख्यकरण? वो होता है अगर पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए। पोषक तत्वों की अधिकता, जब जल निकायों जैसे झील हो गई, नदियाँ हो गई या तालाब हो गई में पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, तो शैवाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इस स्थिति को एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ये किस कारण होता है? यदि जैसे खेतों से बहकर आने वाले उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खेतों से बहकर आने वाले उनसे पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर अनुपचारित गंदगी का पानी में मिलना, इससे आपका क्या हो जाता है, पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है आपकी पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सेतु कंजर्वेशन का क्या उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। किसका? इन सेतु का। तो वह होता है नेशनल पार्क। क्या नेशनल पार्क क्या होता है इन सेतु कंजर्वेशन? इन सेतु का अर्थ है उसके मूल स्थान पर। जब हम किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसके प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षण प्रदान करते हैं, उसे ही इन सेतु कंजर्वेशन कहा जाता है। मान लीजिए नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट या काजीरंगा नेशनल पार्क हो गई, तो हम वहीं पर उनका संरक्षण कर रहे हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो इसका उदाहरण ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स सेतु कंजर्वेशन किससे संबंधित है। एक्स सेतु कंजर्वेशन है आपका प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण की, जो जिन जानवरों का या जिन पौधों का वो प्राकृतिक आवास नहीं है उनका बाहर संरक्षण करना। एक्स सेतु का शाब्दिक अर्थ है स्थान से बाहर। यह संरक्षण की वह विधि है जिससे संकटग्रस्त पौधों या जानवरों को उनके प्राकृतिक घर से निकालकर किसी सुरक्षित और मानव निर्मित वातावरण में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर, जहाँ जानवरों की देखभाल विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। किसका? बायोस्फीयर रिजर्व का। वो होता है जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास। जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास। बायोस्फीयर रिजर्व केवल वन्य जीवों को बचाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने के लिए भी विशेष क्षेत्र है। इनका प्रबंधन के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत किया जाता है। इनके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं, संरक्षण करना, सतत विकास करना और वैज्ञानिक अनुसंधान। बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसकी संरचना 3 मुख्य भागों में होती है। कोर जोन, यह सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है जहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। बफर जोन, यह कोर जोन के चारों ओर होता है जहाँ सीमित पर्यटन, शिक्षा और शोध जैसे कार्यों की अनुमति होती है। फिर होता है संक्रमण क्षेत्र, यह सबसे बाहरी हिस्सा है जहाँ स्थानीय लोग खेती कर सकते हैं। कौन कौन से हैं भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व? एक है आपका नीलगिरी, जो है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। फिर है नंदा देवी और है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉइस पॉल्यूशन को किस इकाई में मापा जाता है। तो नॉइस पॉल्यूशन को आपका मापा जाता है डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह एक लघुकरणीय पैमाना है जिसका अर्थ है डेसिबल में थोड़ी सी वृद्धि भी ध्वनि की तीव्रता में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। मान लीजिए अगर 0 से 30 डेसिबल है तो यह बहुत शांत जगह होगी, जैसे पत्तियों की ससराहट या फिर शांत फुसफुसाहट। अगर 45 से 55 है तो सामान्य बातचीत का स्तर है। 80 से 90 है तो यहाँ से ध्वनि प्रदूषण आपका शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एसिड रेन मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? एसिड रेन होती है वो होती है आपकी SO2 और NOx। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से बनाती है। क्या बनाती है? जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हवा में नमी के साथ क्रिया करती हैं तो वे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। यह एसिड बारिश के साथ धरती पर गिरती है जिसे अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। क्या क्या मुख्य स्रोत हैं इन गैसों के बनने के? बिजली संयंत्रों और उद्योगों में कोयला जलने से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। कारों और ट्रकों के इंजन से आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरल ब्लीचिंग का प्रमुख कारण क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग का आपका मुख्य कारण होता है समुद्री तापमान में वृद्धि। क्या? समुद्री तापमान में वृद्धि। मूंगा और उनके उत्कों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है? एक सहजीवी संबंध होता है। मूंग और उनके उत्कों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल के बीच में एक सहजीवी संबंध होता है। ये शैवाल मूंगे को भोजन और उनके जीवंत रंग प्रदान करते हैं। अब समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो मूंगे तनाव में आ जाते हैं और इन रंगीन शैवालों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण मूंगा सफ़ेद पड़ जाता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। क्या करने कोरल ब्लीचिंग होने के? ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री प्रदूषण, समुद्री का अम्लीकरण और सौर विकिरण। ब्लीचिंग का मतलब यह नहीं है कि मूंगा तुरंत मर गया है। यदि तापमान जल्दी सामान्य हो जाता है वो शैवाल वापस आ जाते हैं और मूंगा ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेटलैंड्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वेटलैंड्स का आपका प्रमुख कार्य होता है जल का शोधन, जल का प्यूरिफिकेशन करना और जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना। आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स क्या होते हैं? आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल का स्तर साल भर या साल के कुछ समय के लिए जमीन की सतह के पास या ऊपर होता है। इसमें दलदल, झीलें, नदियां, मैंग्रोव और लैगून जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। इन्हें प्रकृति के गुर्दे भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि क्या क्या कार्य होते हैं? आर्द्र भूमि के कार्य होते हैं जल का शोधन करना। वेटलैंड्स एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये पानी से प्रदूषकों, भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। जैव विविधता का केंद्र, ये पक्षियों, मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए प्रजनन और आवास का प्रमुख स्थान होते हैं। ये स्पंज की तरह काम करते हैं और भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं। वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए हर साल 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। भारत के कौन कौन से प्रमुख वेटलैंड्स हैं? एक आपकी चिल्का झील जो आपकी ओडिशा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका राजस्थान में है, सुंदरवन जो आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंडेमिक स्पाइसीज किसे कहा जाता है? क्या कहता है? इन एंडेमिक स्पाइसीज, तो वो कहा जाता है किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित प्रजाति। स्थानीय या एंडेमिक प्रजातियों वे जीव, पौधे या जानवर होते हैं जो केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ये अक्सर ऐसे स्थानों पर विकसित होते हैं जो अन्य क्षेत्रों से अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये एक ही जगह सीमित होती है, इसलिए आवास के विनाश के जलवायु परिवर्तन के कारण इनके विलुप्त होने का खतरा सबसे अधिक होता है। इसके उदाहरण है एशियाई शेर। ये प्राकृतिक रूप से केवल गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, या फिर कंगारू, ये केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओजोन लेयर मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत है जिसमें ओजोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह हमारे ग्रह के लिए एक सनस्क्रीन की तरह काम करती है। यह धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती हैं जो त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के कारण ओजोन परत पतली हो रही है, जिसे ओजोन होल कहा जाता है। यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसका?
डॉप्सन यूनिट का। ओजोन दिवस भी मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो सके। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वह कचरा है जिसे बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्मजीव स्वाभाविक रूप से तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। समय के साथ यह कचरा मिट्टी में मिल जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। मान लीजिए रसोई का कचरा, फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, सूखे पत्ते, घास, फसल के अवशेष, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? तो एजेंडा 21 आपका संबंधित है रियो अर्थ समिट। किससे? रियो अर्थ समिट। एजेंडा 21 एक व्यापक कार्य योजना है जिसे 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है 21वीं सदी में सतत विकास को वैश्विक स्तर पर प्राप्त करना। यह सुनिश्चित करना कि विकास की प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जारी रहे। विकासशील देशों में गरीबी, भूख और बीमारी से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का। तो वह आपका सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। जो नवीकरणीय ऊर्जा, वह ऊर्जा कौन सी होती है? नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो कभी समाप्त नहीं होते और जो स्वाभाविक रूप से खुद को पुनर्जीवित करते रहते हैं। इन्हें अक्षय ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे पर्यावरण को बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कौन कौन से होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण? एक है आपका सौर ऊर्जा, जो मैंने अभी आपको बताया, सूर्य की किरणों से प्राप्त बिजली। वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के माध्यम से हवा की शक्ति का उपयोग। हाइड्रो एनर्जी, बहते पानी या बांधों के माध्यम से बिजली बनाना। रिन्यूएबल एनर्जी क्या आपकी ये होती है नवीकरणीय ऊर्जा और ज़रूरी है। इनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न्यूनतम होता है। जो ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं वो बहुत कम बनती हैं। ये स्रोत घरेलू स्तर पर उपलब्ध होते हैं, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या मापता है? क्या मापता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? तो आपका मापता है मानव द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों का उपयोग। जो मानव द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों का प्रभाव। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक मापदंड है जो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति, शहर या देश की जीवन शैली को बनाए रखने के लिए प्रकृति के कितने संसाधनों की आवश्यकता है। यह मुख्य रूप से यह मापता है कि हम प्रकृति से कितना लेते हैं और प्रकृति उस मांग को पूरा करने के लिए कितनी श्रम है। ये क्या क्या मापता है? जैसे भोजन हो गया, आवास और बुनियादी ढांचा, घर, सड़कें और उद्योगों के लिए जगह, ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए आवश्यक वन क्षेत्र, उत्पाद, लकड़ी, कागज और अन्य वन उत्पादों की खपत। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा सही अर्थ ओवरशूट डे निकलता है। यह साल का वह दिन है जब इंसान उस साल के लिए प्रकृति द्वारा पुनर्जीवित किए जा सकने वाले सभी संसाधनों का उपयोग कर चुका होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपके क्वेश्चंस कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।